दोस्तों अफेयर तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन जो है आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं करंट अफेयर के ऊपर। और दोस्तों बात करंट अफेयर की होती है तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, वो चाहे नेशनल या इंटरनेशनल रिलेशन, वो भी चाहे किसी भी फील्ड की हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, वो सारी खबरों का विश्लेषण आज के इस वीडियो में होने वाला है। और जैसा कि मेरा हमेशा से टारगेट रहता है कि आपको जो है सारी खबरें आपको जो है मैं कवर कर लूँ। और आज दोस्तों तारीख है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, 23 मार्च और रात के दोस्तों बज रहे हैं 8। तो चलिए दोस्तों बिना किसी बकवास के हमेशा की तरह अपना हम खबर का जो सेशन है उसको स्टार्ट करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जो मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा, जो आपको सुनाऊंगा। तो अपने कान में जो है ईयरफोन लगा लें और आराम से जो है इस ऑडियो सेशन का जो है या फिर वीडियो जो भी आपको ठीक लगे उसका जो है आनंद लें। तो दोस्तों सबसे पहली जो यहाँ पे खबर निकल के आ रही है वो दोस्तों इस बात पे निकल के आ रही है कि जो फास्ट ट्रैक स्पेशल जो कोर्ट्स होती हैं, अब फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स क्या होती हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो निर्भया कांड हुआ था, आपने सभी ने सुना होगा, बहुत ही जो है जघन्य अपराध था। उस निर्भया कांड के बाद जो है एक निर्भया फंड बनाया गया था। उस निर्भया फंड से जो है एक फास्ट ट्रैक स्पेशल जो है कोर्ट रन होती है हमारे देश में। अब ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी मामले, चाहे वो रेप या जितने भी ऑफेंसेस हैं, वो जो दोस्तों जो है पॉस्को के अंतर्गत आते हैं। पॉस्को क्या है तो मैं आपको बता दूं, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इसके अंतर्गत जितने भी मामले रजिस्टर्ड होते हैं उनका फास्ट ट्रैक जो है स्पीडी ट्रायल हो सके, ताकि जो है जल्द से जल्द जो पीड़ित महिलाएं हैं या जो पीड़ित मतलब जो भी मतलब महिलाएं हैं उनको जो है जल्दी से जल्दी जो है उसका समाधान मिल सके, उनको न्याय मिल सके। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमारे देश में जो है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स जो बनाई गई थी, उनको जो है खबर ये है कि उनको जो है मैं आपको बता दूं कि अगले साल तक मार्च 2026 तक जो है उनका एक्सटेंशन यानी कि जो है बढ़ा दिया गया है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, ये दोस्तों मैं आपको बता दूं एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत जो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है ये बात को इंश्योर करती है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इनका जो है 2 अक्टूबर 2019 से जो है अगर देखा जाए तो ये लॉन्च की गई थी। और इसमें कास्ट की अगर बात की जाए तो सेंटर और स्टेट जो है थोड़ा थोड़ा अपना बांट लेते हैं। जो अनुपात सेंटर और स्टेट के बीच में रहता है वो 60 और 40 का रहता है। हाँ, इसमें जो है नॉर्थ ईस्ट के इलाके और कुछ यूनियन टेरिटरी का जो है अलग परसेंटेज रहता है। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे देश में जो पॉस्को एक्ट से जो है यानी कि जितने मामले जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े जो है आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जो है ये आंकड़े ही हैं जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में जो है काफ़ी हेल्प करेंगे। मैं आपको बता दूं 2020 में 2020 में जो टोटल मामले थे पॉस्को एक्ट के द्वारा, वो दोस्तों टोटल थे 2,81,049 यानी कि 2,81,049। और दिए 2022 में इसके दोगुने लगभग हो गए, यानी कि 4,17,673 यानी कि 4,17,673 मामले जो है ये बढ़ के हो गए 2022 में। पॉस्को की अगर दोस्तों बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है ये जो कोर्ट्स, ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, इनका मैं आपको बता चुका हूँ किस लिए इनको बनाया गया था, ताकि जो है स्पीडी ट्रायल हो सके और जो न्याय है, जो महिलाएं इसकी विक्टिम होती हैं जो होती हैं उनको जो है अधिक से जल्द जो है उनको ये जो निपटारा है उनको हो सके। अगर देखा जाए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट को जो है किस प्रकार से स्ट्रेंथ किया जाए ताकि और जल्दी इस पर काम हो सके, तो मैं आपको बता दूं अभी भी हमारे देश में 1000 लगभग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की ज़रूरत अभी और है, क्योंकि मामले बहुत ज़्यादा हैं। और अगर हमें प्रति 3 मिनट में एक मामला को सॉल्व करना है तो हमें 1000 लगभग जो है 1000 लगभग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और चाहिए, जिनकी संख्या अभी देश में कम है। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हमें इन कोर्ट को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रेंथ करना है, तो उसका तरीका ये है कि हम क्या करें कि जुडिशियल जो जज हैं या फिर जो जुडिशरी के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए, खासकर इसी मामले की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो जो वल्नरेबल विक्टिम्स होते हैं या तमाम तरीके से वो सबूत या फिर जो मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं उनमें जो है इनकी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। साथ ही में जो वल्नरेबल विटनेस जो सेंटर हैं वो भी बनाए जाने चाहिए, जैसे जो है महिलाओं के लिए, चाइल्ड के लिए जो साइकोलॉजी के, जैसे बच्चे जो इसके शिकार हो जाते हैं उनके लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वगैरह, और इसके जो एक्सपर्ट बनाने चाहिए ताकि जो है माइंड के लेवल पे ही उनको ठीक किया जा सके। टेक्नोलॉजिकल जो है इसमें अपडेट करना चाहिए, जैसे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, एलसीडी प्रोजेक्टर वगैरह, और ये सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल होनी चाहिए। फॉरेंसिक लैब जो है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसमें भी जो है बढ़ोतरी की जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप जो है अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। चलिए जो है अगली खबर दूसरी निकल के आ रही है। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जापान यानी कि जापान का एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा। ओकिनावा के पास जो है 2 चाइनीज
अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का मतलब है कि दो ड्रोन चाइना के उड़ते हुए देखे गए। अब ये दोस्तों जो है एक बहुत बड़ा खतरा आप मान सकते हो, क्योंकि ये जो ड्रोन है वो चाइना के जो है जापान के आइलैंड ओकिनावा के पास देखे गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि आज जो ड्रोन है उसका ज़माना है, मतलब एक ज़माने में जो है किस प्रकार से युद्ध लड़े जाते थे, आज नए नए युद्ध लड़ने के जो है तरीके इवाल्व हो रहे हैं। जहाँ पे एक और आपने देखा कि ड्रोन अटैक, ड्रोन क्यों आज इतने किफायती हैं, क्योंकि जहाँ पे एक फाइटर प्लेन या कुछ भी आप खरीदते हो तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर में आता है। यानी कि जो है ये जो ड्रोन होते हैं वो सस्ते मिल जाते हैं, जल्दी बन जाते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, साथ ही में इनको कहीं पे भी डिप्लॉय किया जा सकता है। कई घंटे तक ये एक ही जगह पे मुस्तैद रह करके वहां से निगरानी कर सकते हैं, सर्विलांस रख सकते हैं, किसी दुश्मन देश पे जो है अटैक कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का ह्यूमन इंटरफेयर नहीं होता है, इसलिए जो जान माल का नुकसान है वो इसमें नहीं होता है। यानी कि जो ड्रोन्स हैं वो बेहतरीन तरीके से जो है काम कर सकते हैं, प्रिसाइज लैंडिंग कर सकते हैं, कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से भी ये काम कर सकते हैं। कई तरीके के जो है ड्रोन्स आते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी आने वाले समय में। साथ ही में आजकल का जो सबसे बड़ा खतरा है आजकल जो हम युद्ध के स्तर पर देखें तो दूसरा खतरा एक साइबर अटैक्स का भी है। आजकल जो है आप अगर देखोगे तो साइबर अटैक में जो है यूएस ने अभी हाल ही में एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की है कि जो साइबर अटैक्स हैं उसमें जो है यूएस अब रूस पे हमला नहीं करेगा, बल्कि जो है अपना डिफेंस सिस्टम बनाएगा ताकि जो है आने वाले जो साइबर अटैक्स हैं उनसे अपने आप को बचाया जा सके। साथ ही में साइबर अटैक के बाद अगर तीसरे प्रकार के किसी प्रकार के युद्ध की जो है आजकल सबसे ज्यादा अगर संभावना है तो वो दोस्तों सबसे ज्यादा निकल के आ जाती है यहाँ पे जो सी बेड फ्लोर वेपन्स होते हैं। मतलब मैं यहाँ पे सी वारफेयर की बात कर रहा हूँ, यानी कि समुद्र के नीचे आजकल बहुत बड़ा खतरा है। जैसे आप देख लीजिए अभी हाल ही में 2 इंसिडेंट हुए जहाँ पे जो है समुद्र में जो पाइपलाइन थी, या फिर मान लीजिए जो पाइपलाइन अंदर बिछाई जाती है, मान लीजिए सबमरीन केबल्स जिससे इंटरनेट चलता है, या मान लीजिए किसी भी प्रकार की परियोजना हो सकती है। जैसे इंडियन ओशियन जो है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, वहाँ पे मान लीजिए समुद्र के अंदर अगर हम कुछ काट दें, या समुद्र के अंदर हम किसी प्रकार की सर्विलांस रख के किसी पर अटैक कर दें, या समुद्र के अंदर हम इस प्रकार के खतरों को दें, तो ये एक नया प्रकार का युद्ध निकल के आ जाता है। तो आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो जितनी इवाल्व हो रही है उतना ही नए नए खतरे भी जो है आ रहे हैं, और इसीलिए जो है हमें ज़रूरत है आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हाईली हमें टेक्नोलॉजी पे रिलाई होना पड़ेगा, हमें कंपटीशन में आगे रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो है कोई भी देश हमें जो है चकमा दे करके जो है हमारे ऊपर युद्ध कर सकता है। आजकल के खतरे जो हैं वो अगर हम पुरातन देखें तो उससे जो है काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। चलिए यहाँ पे तीसरी खबर आज की हम बात करते हैं। तो थर्ड दोस्तों न्यूज़ निकल के आ रही है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है मैं आपको बता दूं 21 मार्च को अभी मनाया गया। और मैं आपको बता दूं इस साल की जो थीम थी 2025 की जो थीम है वो है फॉरेस्ट एंड फूड, यानी कि वन एंड और वन एवं भोजन। साथ ही में मैं आपको बात करूं तो वर्ल्ड जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है इसकी शुरुआत दोस्तों मैं आपको बता दूं जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन था 1971 में, तब से जो है जब वो इस्टेब्लिश हुआ था तब से जो है ये इवाल्व होना स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। और ये जो है फॉर्मली रिकॉग्नाइज यानी कि पहचाना गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2012 में। और इसका उद्देश्य होता है कि लोगों को जो है फॉरेस्ट के बारे में जो है अवेयरनेस फैलाना, और साथ ही में जो है सस्टेनेबल जो मैनेजमेंट होता है, सतत एक जो है मतलब जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है, उसका जो है बारे में जो है लोगों को जागरूकता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो फॉरेस्ट की डिफिनीशन है वो भी जो है दे रखी है। कब दी थी तो मैं आपको बता दूं TN गोदावर्मन तिरुमुल्लपद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंटरप्रेट किया था फॉरेस्ट वर्ड को, फॉरेस्ट शब्द को। उन्होंने कहा था कि ये जो है सभी फॉरेस्ट को जो है कवर करता है, चाहे वो डिजिग्नेटेड हो एज रिजर्व या प्रोटेक्टेड या अदरवाइज, मतलब कुछ भी हो वो सब जो है फॉरेस्ट के अंतर्गत आ जाएगा। फॉरेस्ट की सिग्निफिकेंस यानी कि जो सार्थकता है हमारे जो है अगर दुनिया में देखा जाए तो काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा है। फॉरेस्ट जो है 30% यानी कि 30% तक की जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो एमिशन होता है उसको जो है अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसकी जो है अगर देखा जाए तो जितनी भी टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी है 80% बायोडाइवर्सिटी को जो है मेंटेन करने का काम भी जो है फॉरेस्ट का ही होता है। वाटर सिक्योरिटी को भी जो है यही मेंटेन करके रखते हैं ताकि जो है एक साइकिल जो है चक्र जो है वो चलता रहे। और इंडिया में अगर बात की जाए तो टोटल जो फॉरेस्ट कवर है 25.17% है। इसको मैंने अपनी लाइव में कुछ महीने पहले कवर किया था।
अगली दोस्तों खबर की बात की जाए तो आज की जो चौथी खबर है वो दोस्तों निकल के आ रही है, मैं आपको बता दूं, वो है रायसीना डायलॉग को लेकर के। रायसीना डायलॉग मैंने आपको अभी पिछली लाइव में कवर किया, इसलिए आज ज़्यादा नहीं बोलूंगा। रायसीना डायलॉग यहाँ पे जो मेन हेडलाइन है उसमें मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो रायसीना डायलॉग की जो 10th एडिशन संस्करण था वो दोस्तों खत्म हुआ 2025 में न्यू दिल्ली में, जिसमें न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन जो है चीफ गेस्ट हमारे रहे। और इसको जो है 2016 में जो है लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। रायसीना डायलॉग जो है रायसीना हिल्स जो न्यू दिल्ली में है उन पे जो है बेस्ड है। इसको हर साल जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा, और कोलैबोरेशन इसमें होता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ये न्यू दिल्ली बेस्ड एक जो है, मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली बेस्ड, न्यू दिल्ली नहीं, दिल्ली बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल एंड बिजनेस कम्युनिटी को जो है एक प्रकार से पॉलिसी बनाने में जो है मदद करता है और उनको जो है हेल्प करता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो डायलॉग है ये जो है इसका जो थीम था 2025 का वो दोस्तों था काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लेनेट। इसमें जो मेन टेक अवे हुए यानी कि जो मेन बातें हुई वो भी जो है आपको जान लेनी चाहिए। जैसे वेपनाइजेशन जो है हो रहा है ट्रेड और इकोनॉमी का, उसको रोका जाए ताकि जो है ये जो टैरिफ, सैंक्शन और जो फाइनेंशियल कंट्रोल जो लगाए जा रहे हैं यूएस, यूके या ईयू के द्वारा, इनको जो है अगर देखा जाए तो दोबारा री इवेल्युएट करना चाहिए और इस प्रकार के जो टैरिफ लगा कर जो है इस युद्ध को जो है रोकना चाहिए, ट्रेड वार को। और साथ ही में जो इंडो पैसिफिक जो कंसर्न है यानी कि जो चाइना की बढ़ती गतिविधियां हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको काउंटर करने के लिए जो है फिलीपींस ने कहा है कि मैंने तो स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है, यानी कि इन्होंने जो है स्क्वाड अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। और फिलीपींस कह रहा है कि आप जो है इंडिया, आप भी जो है स्क्वाड अलायंस को ज्वाइन कर लो। स्क्वाड अलायंस मैं आपको बता दूं इसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस हैं, ताकि चाइना की जो साउथ चाइना सी में जो हो रही जो टैक्टिक्स हैं, जो गतिविधियां हैं, उनको जो है रोका जाए। चाइना की जो है जो मतलब कब्जा करने वाली जो नीति है इसको थोड़ा सा जो है कमजोर किया जाए। साथ ही में जो है इसमें तीसरी जो मुख्य बात रही इस डायलॉग की वो ये रही कि जो डिजिटल सॉवरेंटी है यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल जितनी भी आज चीजें बढ़ रही हैं, जो बिग डेटा एनालिसिस या एआई, इसमें क्या हो कि डिजिटल सॉवरेंटी बनी रहे, मतलब जो डेटा है वो इंडिया का इंडिया में ही रहे। सभी कंपनियां ऐसा इंश्योर करें कि वो डेटा जो है बाहर ना जाए, क्योंकि आजकल के जमाने में डेटा इज अ बिग मतलब जो है वेपन। एंड नेक्स्ट अगली खबर है दोस्तों आज की निकल के आ रही है नेचुरल फार्मिंग को लेकर के। मैं आपको बता दूं कि नेचुरल फार्मिंग जो है वो जब हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ यानी कि जब हरित क्रांति हुई, तो इससे जो है फसलों का उत्पादन तो हमने बहुत तेजी से कर लिया, यानी कि बहुत मास लेवल पे हमने प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, अच्छा पैदावार भी होने लगी, अच्छी खासी इनकम भी हम करने लगे। लेकिन आज जो है लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, क्योंकि वो इतना पेस्टिसाइड, इतना पेस्ट, इतनी एक्सटर्नल इनपुट जो है डाल देते हैं उसमें, अपनी तरफ से ह्यूमन इंटरफेयर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो कृषि है वो आज खराब होती चली जा रही है। हमारी मिट्टी की जो उर्वरता है यानी कि फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज डिक्रीजिंग एंड डिक्लाइनिंग इट डे बाय डे। एंड टू इंश्योर दिस सॉइल मतलब इस चीज को जो है इंश्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेचुरल फार्मिंग करनी पड़ेगी। नेचुरल फार्मिंग का मतलब होता है कि केमिकल फ्री, यानी कि कुछ भी हम उसमें नहीं डालेंगे और टोटली प्रकृति की तरफ से ही होगा, मतलब जो भी होगा प्रकृति की ओर से होगा। हम कोई, और ये इसका नुकसान भी है क्योंकि इसमें बहुत कम जो है मतलब देखा जाए तो उत्पादन होगा, ठीक है, मतलब उत्पादन उतना नहीं होता है जितना पेस्टिसाइड डालने से होता है, सीधी सी बात है। दूसरा, इसमें कीट पतंगों का लगने का भी खतरा बना रहता है और इससे जो है अगर देखा जाए तो खर्चा भी जो है कम से कम होता है, लेकिन सोसाइटी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है, लोगों का स्वास्थ्य सुधरता है, इकोनॉमी भी हमारी मतलब जो खर्चा होता है वो कम आता है, और दूसरी चीज़ लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और इसमें जो है हम अपनी जो अगर देखा जाए तो बायो इनपुट्स का प्रयोग करते हैं। साथ ही में इसमें कई सारे चैलेंज भी हैं जो कि मैंने आपको बता दिए, जैसे पेस्टिसाइड अगर डिसीज जो है कैसे आप रोगों को कैसे रोकोगे, इसके लिए कई सारी गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव भी स्टार्ट किए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, और दूसरी है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। इस प्रकार से जो है ये नेचुरल फार्मिंग के बारे में मैंने आपको बताया। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में डिफरेंस होता है, ये बात आप याद रखिएगा। नेचुरल फार्मिंग पूरी तरीके से प्रकृति बेस्ड होती है, जबकि बायो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें जो है इनपुट जो है आप प्रयोग कर सकते हो एक्सटर्नल। मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट खबर की बता दूं तो नेक्स्ट खबर निकल के आ रही है रामा देवरा बेट्टा वल्चर सेंचुरी, यानी कि ये जो है मैं आपको बता दूं रामा देवरा बेट्टा वल्चर सेंचुरी। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये इसमें जो है ये जो सेंचुरी है यहाँ पे इंडियन लॉन्ग बिल्ड
जो वल्चर हैं, यानी कि जो इंडियन वल्चर हैं, शुद्ध भाषा में समझ लो, जो इंडियन वल्चर हैं वो जो है इसमें उनकी जो संख्या है वो बहुत कम देखी जा रही है। इससे हमें ये पता चलता है कि जिसके लिए, जिस काम के लिए हमें ये सेंचुरी बनानी पड़ी थी, वो सेंचुरी जो है बनाए हमें कोई फायदा नहीं रहा, क्योंकि उनकी संख्या तो अभी कभी कम ही देखी जा रही है। तो इसके लिए जो है मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में ये अच्छा है कहाँ, ये सेंचुरी है कहाँ पे, तो ये दोस्तों सेंचुरी है रामनगर कर्नाटक में। और ये दोस्तों पहली और ओनली वल्चर सेंचुरी है, यानी कि गिद्ध आप समझिए, गिद्धों की सेंचुरी है, 2012 में बनी और इसको नोटिफाइड किया गया था इको सेंसिटिव जोन के तौर पे 2017 में। और इसमें अगर देखा जाए तो ये दुनिया में 9 मतलब स्पीसी पाई जाती हैं गिद्ध की, जिसमें से 3 स्पीसी जो है इसी में रहती हैं, ठीक है, जिसमें इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर और इजिप्शियन वल्चर और वाइट बैक्ड वल्चर, ये दोस्तों तीनों जो है इसी सेंचुरी में रहते हैं, जिसकी संख्या कम देखी जा रही है। इससे जो है हमें मतलब सोचना चाहिए कि हमारे बनाए फ़ायदा क्या रहा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं यहीं पे कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लें, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगली खबर की दोस्तों अगर हम बात करें तो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कि जो फॉर्मर फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो है एक अरेस्ट वारंट जो है इशू कर दिया है। एक फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम रियोड्रिगो डुटर्चे है, ठीक है, और इन पर चार्ज लगाए गए हैं ह्यूमैनिटी को जो है मतलब इन्होंने क्राइम किए ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के विरुद्ध, और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी की, मतलब जो है न्यायिक जो के बाहर जाकर के, न्यायिक प्रक्रिया के बाहर जाकर इन्होंने जो है हत्याएं भी करवाई 2011 से 2019 के बीच। इसलिए इन पे जो है ह्यूमन का मतलब ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो है क्राइम्स करने का जो है इन पे एलिगेशन लगा है और इन पे चार्ज लगाकर इनके खिलाफ इशू कर दिया गया अरेस्ट वारंट। और ये दोस्तों पहले जो है अगर मैं बता दूं एशिया के कोई स्टेट के हेड हैं जिन पे जो है आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो है इनके खिलाफ वारंट इशू किया है। हालांकि ये खबर मैंने 2-3 हफ्ते पहले भी कवर की थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आईसीसी है, ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है यूएन वाला, ये दूसरी है आईसीसी। और इसका जो है ये 1998 में रोम स्टैच्यू के अंतर्गत जो है अस्तित्व में जो है इस्टेब्लिश हुई, और ये 2002 से जो है जितने भी मामले या उसके बाद जो है होते हैं उसको जो है ये देखती है। और इसका जो है मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है, और इसमें टोटल 18 जज होते हैं, 18 जज होते हैं जो है अगर देखा जाए तो काम करते हैं। इसमें 125 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें जो है बड़े बड़े जो कंट्री हैं जैसे इंडिया, यूएस, चाइना, रसिया, इजराइल, ये इसके मेंबर नहीं है। तो कुल मिला के फकीरों का है, ठीक है। और अगली खबर की दोस्तों अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया। वर्ल्ड स्पैरो डे का जो 2025 का थीम था वो था अ ट्रिब्यूट टू नेचर्स टिनी मैसेंजर, यानी कि जो है नेचर के छोटे छोटे मैसेंजर हैं जो है खबरों को उधर से उधर पहुंचाते हैं। और मैं आपको बता दूं जो ये स्पैरो होता है इसको बचाना इसलिए जरूरी है ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, क्योंकि ये सीड जो होते हैं उनको डिस्पर्ज करता है मिट्टी में। अगली खबर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो दोस्तों निकल के आ रही है। मैं आपको बता दूं कि जो कोल का प्रोडक्शन है भारत ने जो है अगर देखा जाए तो 1 बिलियन 1000 मिलियन होते हैं 1 बिलियन में, तो 1 बिलियन का जो है मार्क 1 बिलियन टन का जो है मार्क अचीव कर लिया है इस साल के फाइनेंशियल ईयर में। इंडिया जो है पहला कंट्री बन चुका है जिसने 1 बिलियन टन का जो है मार्क एनुअल कोल आउटपुट के तौर पे जो है अचीव कर लिया है, 1 बिलियन टन कोयला। इसके पीछे कारण क्या है तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एक बिल है, अगर आप देश के सबसे बड़े बिलों का देखोगे, गवर्नमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ पड़ता है, वो दोस्तों सबसे ज़्यादा बोझ पड़ता है बाहर से हम लोग आयात करते हैं, बाहर से हम लोग आयात करते हैं सोना, और जो है अगर देखा जाए तो ये कोयला हो गया, और देखा जाए तो सब्सिडी जो हम लोग देते हैं, आयात नहीं होती हैं वो सब्सिडी दी जाती हैं, इस पर बहुत पेंशन पे बहुत सरकार का पैसा खर्च होता है। तो अब पैसा तो बचाना है, फॉरेक्स रिजर्व तो बचाना है, क्योंकि वो जो है फॉरेक्स रिजर्व को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो क्या होता है कि हम अंदर अपने जो है माइनिंग स्टार्ट करें बढ़िया से, तो हमें बाहर से कम मंगाना पड़ेगा, जिससे हमें हमारा जो डॉलर है वो बाहर नहीं जाएगा, इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन होगा, और इससे हमारा जो रुपया गिर रहा है वो भी जो है थोड़े दिन बाद मेंटेन हो जाएगा। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी इनिशिएटिव लिए, जैसे कोल माइंस एक्ट 2015 स्पेशल प्रोविजन कर दिए कि जो प्राइवेट एंटिटी हैं वो आकर के माइनिंग कर सकती हैं, और जो बाहर से जो फंडिंग होती है उसको भी जो है एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसको 100% अलाउ कर दिया ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, और नेशनल कोल इंडेक्स बना दी, मिशन कोकिंग कोल चालू कर दिया। इस प्रकार से जो है उसी के नतीजे हैं कि कोयला जो है आज हमारे देश में 1 बिलियन टन का जो है मार्क जो है अचीव कर लिया, और ऐसा करना जो है हमारे भारत के लिए जो है काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर लॉन्ग टर्म में हमें काफ़ी सस्टेन करना है तो हमें कोयले पर अपनी डिपेंडेंसी को हटा
जाकर के रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे वो शिफ्ट भी होना चाहिए, जिसके लिए काम चल रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको कोयले पे रिलेटेड कुछ जो है जानकारी दे देता हूँ। कंजम्पशन में यानी कि उपभोग में मैं आपको बता दूं, जो हमारा देश है वो दोस्तों जो है दूसरे नंबर पे आता है कोयला। और अगर कोयले के प्रोडक्शन में बात किया जाए तो भारत जो है दूसरे नंबर पे है। अगर कोयले के रिजर्व की बात की जाए तो 5वें नंबर पे जो है जियोलॉजिकल रिजर्व जो है कोयले के भारत में है। अगली खबर की बात की जाए, कोयला दोस्तों जो है 4 किस्म का आता है, ठीक है। और सबसे अच्छा प्रकार का जो है पाया जाता है जम्मू कश्मीर तरफ, और सबसे जो मतलब घटिया टाइप का मान लीजिए झरिया एरिया तरफ पाया जाता है। और अगली खबर की अगर हम बात करें तो अगली खबर यहाँ पे सी बेड वारफेयर को लेकर के है। सी बेड वारफेयर का मतलब ये है कि जो समुद्र के अंदर जो पानी है वहाँ पे जो है अगर कोई छेड़छाड़ कुछ कर देता है, पाइपलाइन या कुछ भी, या सबमरीन जो या केबल्स होती हैं या फिर जो इंटरनेट वाली केबल उनको काट कूट दे, तो इससे पूरा दुनिया मतलब ठप हो सकती है। तो आजकल जो सी बेड वारफेयर, इस शब्द को याद कर लीजिए, सी बेड वारफेयर मतलब समुद्र के अंदर जो है आजकल सुरक्षा करने की बहुत जरूरत है। अदरवाइज कोई भी जो है आतंकवादी गतिविधि या जो है पायरेट्स जो है सी बेड जो केबल्स हैं उनको जो है डिसरप्ट कर सकते हैं। अगली खबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने कहा है कि जो पीएलआई स्कीम जो मोदी जी ने 2020 में स्टार्ट की थी उसको जो है अब लेबर जो इंटेंसिव सेक्टर है जैसे केमिकल, लेदर, अपैरल, हैंडीक्राफ्ट्स, इसमें जो है इसको बढ़ा दिया जाए, ताकि जो हमारे देश का जो मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल हब बनाने का जो भारत का सपना मोदी जी का था उसको जो है परिपूर्ण किया जा सके। आगे की ओर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी अर्बन 2.0, उसके तहत अगर देखा जाए तो हमारे देश में 3.52 लाख हाउस जो है बनाए गए, और ये जो है खबर आपको पता होनी चाहिए। अगली खबर की अगर बात किया जाए तो आपने ट्रेड एंड टैरिफ का वार जैसा कि आप देख ही रहे हो, पूरी दुनिया में ट्रेड को लेकर के एक युद्ध जैसा छिड़ा हुआ है। इसी को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2025 कर दिया है, यानी कि संशोधन कर दिया है, जिसमें जो है अब कोई भी जो है माल हमारे पोर्ट पे आएगा तो उसको ये बताना पड़ेगा कि वो कहाँ से जो है उसका ओरिजिन हुआ है। अब ये बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे चाइना जैसे देश होते हैं वो क्या करते हैं, उधर उधर ले जा लुजू करके इंडिया में लाकर खड़ा कर देते हैं, जिससे हमें पता ही नहीं चल पाता है कि असली माल है कहाँ का। तो इसलिए जो है अब बताना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना पड़ेगा कि ये कहाँ से माल आया है, किस देश में मैन्युफैक्चर हुआ है, वगैरह वगैरह। अगली खबर की अगर बात की जाए तो इंडिया जो है मैं आपको बता दूं तंबाकू में जो है अगर देखा जाए तो डबल एक्सपोर्ट कर रहा है पिछले 4 सालों की तुलना में, यानी कि पिछले 4 सालों में हमने अपने डबल कर दिया एक्सपोर्ट को। तंबाकू अगर बात की जाए तो हमारा जो देश है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद, और ये जो है, और मैं आपको बता दूं गुजरात जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है 45%, और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी और बिहार वगैरह। तंबाकू के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है। और अगली खबर की दोस्तों अगर बात की जाए तो अगली खबर यहाँ पे है सहयोग पोर्टल को लेकर के। सहयोग पोर्टल जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में कोई भी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर उन पर किसी प्रकार की पोस्ट या किसी प्रकार का जो है कोई भी जो है अगर कंटेंट को ब्लॉक करना है तो उसके लिए जो है वहाँ पे आप शिकायत कर सकते हो, और शिकायत के बाद जो है जो सहयोग पोर्टल है उससे जो है कार्रवाई उस कंटेंट को ब्लॉक करने की जाती है। हाल ही में आपने देखा होगा ट्विटर का जो ग्रोक एआई है उसने बहुत ही मतलब जो है एक तरीके से मीम के तौर पे लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, कहीं किसी के बारे में कुछ पूछ रहे हैं, मोदी जी के बारे में पूछ रहे हैं और राहुल गांधी जी के बारे में पूछ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, सरकार की जो है छवि बेकार हो रही है, साथ ही में सभी नेताओं की लगभग छवि, और किसी के बारे में भी कुछ भी जो है ग्रोक एआई पिछले जो अपना डेटा जो कमेंट बेस्ड होती है उसी आधार पर रिप्लाई दे रहा है। तो गवर्नमेंट ने अपना 69 सेक्शन आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 69A को इन्वोक कर दिया है और कहा है कि ये जो है भारत की अखंडता, सोवरेंटी और सिक्योरिटी के अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए जो है हमें ऐसा जो है कंटेंट को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो इसके लिए एलन मस्क जो है कर्नाटक हाईकोर्ट चले गए हैं, जिसकी सुनवाई 27 मार्च को शायद होने को है। और इसमें सेक्शन 79 भी आता है जो ये कहता है कि अगर कोई सोशल मीडिया का जो व्यक्ति है अगर वो जो है कुछ अगर वहाँ पे कुछ करता है तो उसमें इंटरमीडिएटरी यानी कि जो ट्विटर है उसकी तो कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है। अगला खबर की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जो ओटावा कन्वेंशन है, ओटावा कन्वेंशन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो लैंडमाइंस होती हैं जैसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं जैसे पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, इनको जो है रूस से धमकी मिल रही है। और जब रूस से धमकी मिल रही तो इन्होंने कहा है कि हम ओटावा कन्वेंशन से जो है अपने आप को विड्रॉल कर लेंगे। क्यों विड्रॉल कर लेंगे? तो ओटावा कन्वेंशन है क्या, सबसे पहले तो ये समझिए। तो ये दोस्तों एक कन्वेंशन है जो प्रोहिबिट करती है यानी कि निषिद्ध कर देती है किसको, यूज ऑफ स्टॉक पाइलिंग, प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ एंटी पर्सनल माइंस, यानी कि जो है एंटी पर्सनल माइंस। अब ये दोस्तों क्या होती हैं,
ये जो एंटी पर्सनल माइंस जो होती हैं और उनके डिस्ट्रक्शन को जो है मैं आपको बता दूं कि उनको जो है प्रोहिबिट यानी कि निषिद्ध कर देती है। और ये ओटावा कन्वेंशन थी और ये जो है ओस्लो में साइन की गई थी 1997 में, और इसमें जो है सिग्नेचरी अगर बात की जाए तो ये इन्फोर्स में आई 1999 में, और इंडिया जो है इसका सिग्नेचरी नहीं है। और इसमें टोटल 133 मेंबर हैं और इसकी जो डिपोजिटरी है वो दोस्तों सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस है। तो आज की दोस्तों खबरें खत्म हुई और उम्मीद करता हूँ आज के फटाफट अंदाज में मैंने जो है आपको सारी खबरों को बताया। और हालांकि खबरें तो बनी रहती हैं लेकिन आज मैंने अपना जो है कार्यकाल पूरा कर दिया। और यहाँ पे जो है अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर करंट अफेयर का सेशन पसंद आया हो फटाफट अंदाज में, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। हमारा दूसरा दोस्तों चैनल है, बैकअप चैनल है, जिसको भी सब्सक्राइब कर लें जाकर के। उसका नाम है सरस सम्राट 2.0, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सभी सोशल मीडिया पर फॉलो कर लें, सभी जगह कर लें और हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो व्हाट्सएप पे आ जाएं हवेली पे, और जो है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अपने कोई भी अच्छी चीज़ लगी हो हमारे चैनल को देखें जाकर के, बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। थैंक यू।